नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की टीए टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शिक्षण अभिवृत्ति कहा जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, ताकि आपको आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आप समझ सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब किस किस के माध्यम से कितना प्रभाव पढ़ाई में इफेक्टिव होती है, इस चीज़ को देखने वाले हैं। एडगर डेल अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने वर्ष 1960 में सीखने के लिए विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि शंकु मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो एडगर डेल ने। कब? 1960 में। पहला क्वेश्चन। इस शंकु मॉडल में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव को शाब्दिक प्रतीक तक क्रमशः नीचे से ऊपर तक शंकु को दर्शाया गया था, जबकि मूर्त प्रकृति के संदर्भ में इसके विपरीत है। मतलब दोनों तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की अमूर्त प्रकृति। ये जो आप देख रहे हैं ये, तो सबसे पहले अगर देखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री की अमूर्त प्रकृति में अगर देखें तो नीचे से ऊपर जाता है। जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव, अन्य व्यक्तियों का अनुभव, नाटक की भावभंगिमा, प्रदर्शन का भाव, पर्यटन यात्रा, प्रदर्शन सामग्री, गतिशील तस्वीर और दूरदर्शन, रेडियो रिकॉर्डिंग और दृश्य प्रतीक लास्ट। और ये आता है शाब्दिक प्रतीक के रूप में। मूर्त प्रतीक के रूप में देखा जाए तो सबसे स्टार्ट होगा शाब्दिक प्रतीक, दृश्य प्रतीक, रिकॉर्डिंग, गतिशील तस्वीर एवं दूरदर्शन, प्रदर्शन सामग्री, पर्यटन यात्रा, प्रदर्शन का भाव, नाटक की भावभंगिमा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव। ये एडगर डेल का दृश्य मॉडल दिखा रहा है। अब शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक तत्व, मतलब हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। सब्सिडरी एलिमेंट्स इन इफेक्टिव टीचिंग। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक तत्व के अंतर्गत संस्थागत सुविधाएं एवं शैक्षिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है हम लोग का जो संस्थान होना चाहिए, हम लोग स्कूल में ही जाके क्यों सीखते हैं? क्योंकि वहाँ का एक संस्था है, वहाँ एक बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलता है। तो वातावरण बहुत डिपेंड करता है शिक्षण के क्षेत्र में। संस्थागत सुविधाएं। संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण को प्रभावी बनाता है। मतलब जैसा रुचिकर होता है वैसे हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं और उसके आधार से अध्ययन करते हैं। संस्थाएं शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध हेतु प्रबंधन एवं कुशल तकनीकों को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाती है। संस्थाएं सामाजिक परिवेश से अवगत होकर मनोवैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रभावी तथ्यों को जांचकर उन्हें बढ़ावा देती है। संस्थाएं कुशल क्षमता के विकास के हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, जांच जैसी महत्वपूर्ण पहल करती है। मतलब ना केवल स्कूल में पढ़ाती है बल्कि उसका जांच भी करती है और उसके विषय में रिजल्ट भी प्रदान करती है। संस्थाओं में आधुनिक व बदलते समय के अनुसार कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सहायक सामग्री को बढ़ावा देता है। वर्तमान में मुक्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित कर शिक्षार्थियों को बड़े स्तर पर लाभान्वित किया है। मतलब ये डिस्टेंस एजुकेशन का बात कर रहा है। जैसे इग्नू, क्या होता है कि मान लीजिए आप बहुत दिन पहले इग्नू छोड़ दिए और किसी कारणवश मजबूरी में आप बाहर चले के काम करने और आप पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप ये इग्नू के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। वर्तमान में सरकार व संस्थाएं ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे देश के दूर किसी गांव में रहने वाले शिक्षार्थी लाभान्वित हो रहा है। संस्थाएं शिक्षार्थी की मानसिक, सामाजिक कौशल आदि विकास के लिए जिम्मेदार होती है, जो इसके लिए समय समय पर जांच व उचित प्रबंधन का उचित परिणाम देती है। मतलब समय समय पर परीक्षा लेती है और उसका रिजल्ट भी प्रदान करती है। संस्थाएं शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य समन्वय स्थापित कर सफल शिक्षण का संचालन करती है। संस्थाएं शिक्षार्थियों के मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। क्या करती है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। इस प्रकार संस्थाएं शिक्षक, शिक्षार्थी, अध्ययन सामग्री, अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के सहारे उचित एवं समयोजित प्रबंधन कर शिक्षण को मजबूत बनाने का कार्य करती है। शैक्षणिक वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट। शैक्षणिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी व्यवहारों और स्थितियों से है जो शैक्षिक कार्यों को लागू करते समय प्रभावी रहता है। मतलब हमारी पढ़ाने का तरीका, साथ ही हमारे पास क्या संसाधन है, उस पर भी प्रभाव डालती है। विद्यालय की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखा दिया जाता है कि वह उस क्षेत्र की आबादी से कितनी दूर है और उसके आसपास की वह प्राकृतिक और सामाजिक स्थितियां कैसी है। अथवा विद्यालय किसी कारखाने के पास तो नहीं है, किसी मंदिर या मस्जिद या अथवा विवादास्पद स्थान से तो संबंधित स्थान नहीं है, ऐसा एकांत स्थान तो नहीं है जहां सामान्यतः छात्रों को पहुंचने में परेशानी हो, आदि सभी कई महत्वपूर्ण बातों शैक्षणिक वातावरण से संबंधित रहती है। शैक्षिक वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शैक्षिक वातावरण में नेतृत्व संरचना शैक्षिक प्रशासन का एक विकास उन्मुखी कारक है। मतलब हम जो तैयार करेंगे, हमारा जो नेतृत्व होगा वो शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से होगा, तभी जाके हमारा विकास उन्मुख तक पहुंच पाएंगे। नेतृत्व संरचना समाज की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। शैक्षिक वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के विकास में मानवीय विकास के पहलू को प्राथमिक दी जानी चाहिए, अर्थात मानवीय मूल्यों को गौण नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? गौण नहीं मानना चाहिए। जो मानवीय मूल्य है उसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका रहती है। परिवार से ही बालक सबसे पहले किसी भाषा को बोलना, अपनी बात को एक ऐसा विशेष तरीके से व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को पहचानने और अपनी बात को सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की कला सीखता है। अतः अच्छे शैक्षिक वातावरण के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक वातावरण का अच्छा होना चाहिए। शैक्षिक वातावरण पर जलवायु, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थानीय व्यवसाय, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध एवं संचार संसाधनों का भी प्रभाव पड़ता है। आपके पास किस वातावरण में रहते हैं, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, आपका फैमिली कैसी है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही यहाँ पर शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। यह बात सत्य है कि जैसे संगठन और संस्थाएं होती है, उन्हीं के उद्देश्य एवं नीतियों के अनुसार शैक्षिक विकास प्रभावी होता है। शिक्षक संघ, श्रम संगठन, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजनीतिक दल तथा औद्योगिक संस्थानों का भी एक समुदाय प्रभाव पड़ता है। इनके कार्यक्रमों को हम विद्यालय में लागू करके एक अच्छे शिक्षक तथा छात्र की कल्पना कर सकते हैं और उसी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगला बिंदु हमारा है उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षण की विधियां। मतलब हायर एजुकेशन की पढ़ाने का क्या तरीका है, इस चीज़ को सीखना है हम सभी को। कहता है शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने और शिक्षार्थी को उत्तम शिक्षण प्रदान करने हेतु जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधियों के दो प्रकार होते हैं, एक शिक्षक केंद्रित, दूसरा होता है शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित विधियां कौन कौन सी है? इस विधि में शिक्षण जटिल संप्रदायों की व्याख्या करते हैं तथा शिक्षार्थी उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि में अध्यापन के दौरान कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक और कठोर होता है। परिणामतः विद्यार्थी के कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। मतलब शिक्षार्थी केंद्रित रहता है, शिक्षक केंद्रित जो रहता है वो थोड़ा सा कठोर रहता है, साथ में अधिक जो पावर रहता है वो शिक्षक के पास ही रहता है, जिससे स्टूडेंट विद्यार्थी जो रहते हैं वो अपने मन की कई प्रश्नों को प्रकट नहीं कर पाते हैं और उनकी सहभागिता केवल व्याख्या सुनने तक ही सीमित रह जाती है। मतलब जो टीचर बोलते हैं वही अधिकतर सुनते हैं और अपना जो बात रहता है उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। शिक्षक केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान आधारित होता है, जिससे कुछ विद्यार्थी व्याख्या की समझने में सक्षम होते हैं
और प्रश्न उत्तर प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, यह एक प्रकार से मौखिक शिक्षा का रूप है जिसका अर्थ होता है किसी पाठ्यपुस्तक को भाषण के रूप में पढ़ना। व्याख्यान विधि का आशय शिक्षक द्वारा निर्मित और उपयोग में लाए जाने वाले नियोजित कार्य योजना से होता है, मतलब उसका प्लान से होता है। में शिक्षक पाठ को पढ़ता है और छात्र निष्क्रिय होकर सुनता है। क्या है? निष्क्रिय होकर सुनता है। यह विधि उच्च स्तर की शिक्षा की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। यह ज्ञान को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करता है तथा इस ज्ञान के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु तैयारी, प्रस्तुति तथा मूल्यांकन जैसे कारकों का सहारा लिया जाता है। मतलब हायर एजुकेशन से लिया जाता है। जैसे कोई यूजी में पढ़ता है, कोई पीजी में पढ़ता है, तो इन सभी विद्यार्थियों क्या होता है कि जो टीचर रहते हैं वो लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स उनका केवल रहता है सुनना। अब इसके विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं। थॉमस एम रिस्क के अनुसार कहते हैं, व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझना चाहता है। मतलब अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो मेरे विद्यार्थी द्वारा उनका जो विचार है मैं उनको समझाने का कोशिश करूँगा, साथ ही मैं भी उनको समझने का कोशिश करूँगा। उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए देखिए। यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है। ठीक है, क्रमबद्धता मतलब लगातार। यह प्रभावशाली व आकर्षक प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्या है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह समय, परिश्रम व धन की दृष्टि से कम खर्चीली होती है, मतलब कम समय लगता है। इसके द्वारा एक समय शिक्षार्थी के बड़े समूह का शिक्षण संभव है, मतलब एक साथ हम कई स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। यह विद्यार्थियों को सुनने व ध्यान लगाने में प्रशिक्षित करती है। क्या करती है? प्रशिक्षित करती है। यह विद्यार्थी में तर्क शक्ति का विकास करती है। इसमें विषय का तार्किक क्रम बना रहता है, मतलब अपनी सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है। दोष अगर देखा जाए इनका तो कहता है इनमें निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, मतलब छोटे कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं तथा कारक सीखने के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना करती है और यह केवल स्मृति पर केंद्रित है। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने में है वो ध्यान देगा, नहीं तो बाकी सब निष्क्रिय रहते हैं। इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता, रुचि नहीं रह पाती और मौखिक चिंतन के अवसर पर प्राप्त नहीं होता। जैसे मौखिक से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो सके भूल जाते हैं, जो लिखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, तो ये एक दोष है इनका। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, यह एक प्रभाववादी विधि है। ठीक है, अगला देखते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप यह सर्वाधिक उपयुक्त, व्यवहारिक और अनुपयोगी विधि है। यह किसी भी वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वस्तु रूप ज्ञान कराती है। इस विधि में विद्यार्थियों को भी क्रिया के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। उन्हें पूछने और समझने, प्रदर्शन में सहायता करने के कई अवसर मिलते हैं। किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि को दृश्य में विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित कर उसे स्पष्ट कर ही इस विधि का ध्येय गुण होता है। इसमें गुण देखा जाए तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब मन को समझने पर आधारित है। यह समय व धन की दृष्टि से कम खर्चीला है, अतः केवल एक उपकरण की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। तथा शिक्षक व कुशलतापूर्वक प्रदर्शन पर जटिल विषय को भी स्पष्ट कर पाता, मतलब कठिन से कठिन को भी शब्दों या फिर वाक्य को भी आसानी से समझने का इसमें कोशिश किया जाता है। सुनने की अपेक्षा देखी गई वस्तु अधिक समय तक याद रहती है, बिल्कुल सही बात। इसमें विद्यार्थी वैज्ञानिक विधि व वैज्ञानिक सत्यता की ओर प्रेरित होते हैं। इसमें भी दोष होते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत को अवहेलना की जाती है, मतलब उसके ऊपर आलोचना की जाती है। विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षक ही सभी कार्य करते हैं, अतः यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सिद्धांत की अवहेलना की जाती है, जो नियम बनाए गए जाते हैं उसका आलोचना की जाती है, एवं सभी स्तर के विद्यार्थियों एक ही गति से विकास करते हैं। प्रदर्शन पूर्व
तैयारी ना होने से या उपकरण के खराब होने से शिक्षण कार्य में प्रभावी डाल सकता है। मतलब ये पहले से तैयार अगर हुआ तब ठीक है, नहीं तो फिर हम सभी के लिए दिक्कत पैदा करेगा। अगला बिंदु देते हैं समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड। समूह शिक्षण विधि शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इस विधि को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के क्षेत्र को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1939 के बाद। समूह शिक्षण पद्धति वृहद समूह में अध्यापन कार्य एक परिवर्तनात्मक दृष्टि है, मतलब परिवर्तन लाने का काम करता है। इसमें एक शिक्षक के स्थान पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक सम्मिलित होते हैं जो योजना निर्माण, उसमें क्रियान्वयन, शिक्षार्थियों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करते हैं। इस शिक्षण विधि में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक विषय संबंधी ज्ञान देते हैं, ये उनका गुण है। एक शिक्षक जहां प्रकरण संबंधी व्याख्या करता है, उसके सैद्धांतिक पक्षों को रखता है, वहीं दूसरे शिक्षक उसके व्यवहारिक पक्षों का भी स्पष्टीकरण देता है। अन्य शिक्षक उस प्रकरण के समसामयिक पक्षों की जानकारी देते हैं और उसकी प्रासंगिकता और महत्ता को स्पष्ट करते हैं। पैनल चर्चा, विचार गोष्ठी आदि शिक्षण संबंधी विधियां इसी समूह के अंतर्गत आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैनल पूछा गया है, विचार गोष्ठी भी पूछा गया है। इनका अगर गुण देखा जाए तो इसमें कहता है यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षार्थी के व्यवहार पक्षों को मजबूत किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म में अच्छे और कुशल शिक्षकों से जुड़ने का अवसर मिलता है और अच्छे संकाय से साझा किया जा सकता है, मतलब बेहतर से बेहतर टीचर मिलना हो जाता है। इसमें भी दोष रहता है कि इस शिक्षण विधि से विशेष दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल हो जाता है। इसमें शिक्षण कार्यों के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसमें सभी विषयों के अध्यापन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसमें समय निर्धारण, योजना निर्माण और प्रबंधन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, ये उनका दोष है। अब सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक नवीन अनुसंधान है, मतलब एक नया तरीका है जिसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल को चुना जा सकता है। यह शिक्षक के व्यवहार को निश्चित उद्देश्यों के अनुसार ढालने में सहायता होता है। यह विधि इस प्रक्रिया के उपयोग द्वारा शिक्षक अपनी कक्षाओं को रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं ज्ञान के प्रयोगशाला के रूप में बनाने में समर्थ होते हैं। यह एक प्रशिक्षण तकनीक है और इस किसी भी स्थिति में शिक्षण तकनीकी समझना उचित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए उद्देश्य क्या क्या है, मतलब हम इसको क्यों उपयोग करते हैं? कहता है प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, परिस्थितियों में आत्मसात करने के योग्य बनाने के लिए, शिक्षार्थियों में नए कौशल का उपयोग का विकास होता है, प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास को योग्य बनाता है। अब इसमें क्या क्या लाभ है? सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, बेनिफिट्स। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण उपकरण है जिसमें शिक्षण, अभ्यास और प्रभावी शिक्षण के रूप में तैयार किए जाते हैं। यह शिक्षण को सुगमता प्रदान करता है, मतलब आसानी से मिल जाता है। इस शिक्षण कार्यक्रम को वास्तविक एवं कृत्रिम दोनों कक्षा के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हम सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो नियम बनाए गए हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एडगर डेल द्वारा बनाया गया नियम, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं, और अगर दिक्कत होता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम खुद को भी सुधार करते हुए आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट का प्रस्तुत करते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।